टॉप 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल 38 दलों की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज शामिल हुए। वहीं पहली बार बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, शिवसेना की ओर से और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है और राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास के मंत्र को एनडीए ने सशक्त किया। पुराने साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, नए साथियों का भविष्य के लिए स्वागत करता हूं और एनडीए के 25 सालों की यात्रा के साथ सुखद सहयोग जुड़ा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एनडीए के लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र की सुरक्षा पहले है। एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। और बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने मंथन के बाद 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया है। इस बैठक का नाम इंडिया रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी नेताओं ने क्या कहा। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National
Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, Vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं, और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers,
We are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर जमकर निशाना साधा है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में पीएम ने तंज कसते हुए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का जुटान बताया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विरोधियों पर निशाना साध रहे थे तो लगभग उसी वक्त बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी 26 दलों के नेताओं की बैठक चल रही थी। अपने विरोधियों पर बरसने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन किया। फिर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगा। पीएम ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि 2024 के लिए देश के लोगों ने एनडीए की सरकार वापस लाने का मन बना लिया है। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनके लिए न तो खाता न वही, जो परिवार वाले कहें वही सही वाली स्थिति। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे वक्त तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी सियासत की भेंट चढ़ गई, क्योंकि ऐसी पार्टियों के मंसूबे नफरत, घोटाले और तुष्टीकरण के ही रहे। नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों की दुकान को भ्रष्टाचार की गारंटी बताते हुए कहा कि ऐसे नेताओं का गठजोड़ देश का क्या भला करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। 2024 की लड़ाई से पहले 26 दलों के नेताओं की बैठक को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर प्रहार किया है, जिस तरह से अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में करप्शन और फैमिली पॉलिटिक्स को ही मुख्य मुद्दा बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। टॉप 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।
पति से हुआ विवाद। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक होंगे पेश। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। पहले दिन दी जाएगी दिवंगतों को श्रद्धांजलि। भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। आज 12 बजे विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। आईआईटी भिलाई का भवन बनकर तैयार, निर्माण एजेंसी ने प्रबंधन को किया हैंडओवर। पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण, 7 अगस्त को आ सकते भिलाई। रायपुर में भवानी नगर से युवक के अपहरण का प्रयास, युवक के साथ मारपीट के बाद भागे बदमाश, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कोंडागांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जगदलपुर में बस और पिकअप में टक्कर, कई लोग घायल। गरियाबंद के बोतलधारा जल प्रपात पहाड़ी पर हाथियों ने डाला डेरा, वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, पर्यटकों से सावधान रहने की अपील। कुनो में चीतों की मौत के बाद एक्शन, वन सेवा के अधिकारियों के तबादले, हटाए गए वाइल्ड लाइफ पीसीएफ जेएस चौहान। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर ही मरीज का किया इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी लगाया आरोप, पीड़िता ने की थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला और टॉप 10 में एक और अहम खबर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल में करवाई गई और ये तब हुआ जब दोनों नेता बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे। तकनीकी खराबी के बाद उनके विमान की लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर करवाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों को आज बड़ी राहत दी है। उन्होंने निवेशकों को 10,000 रुपए तक का तत्काल रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्री ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत 19 जुलाई को कर दी। इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह की कोऑपरेटिव में जमा करोड़ों निवेशकों का पैसा 45 दिनों में वापस किया जाएगा। कार्यक्रम का महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 दिन के लिए जमानत मिली है। इसके अलावा
विनोद तोमर को भी जमानत मिली है। वहीं अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित बेल के मामले में सुनवाई करेगा। इसका फैसला आने तक बृजभूषण शरण सिंह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। आपको बता दें कि 6 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में बताया गया कि विनोद तोमर WFI अध्यक्ष की मदद करते थे। देखिए, अभी ये जो बेल है ये अंतरिम बेल है। बेसिकली इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, इस ग्राउंड पर उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि अंतरिम बेल है और पूरी सुनवाई परसों होगी। कल परसों तक के लिए उन्होंने अंतरिम बेल दी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सोमवार को ATS की नोएडा यूनिट ने सीमा से सेक्टर 94 के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सचिन मीना और उनके पिता नेत्रपाल से लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इसके बाद देर रात सीमा और सचिन के पिता को रबुपुरा घर पर छोड़ दिया गया, लेकिन सचिन से रात में भी पूछताछ होती रही और मंगलवार को फिर नोएडा के सेक्टर 58 ATS दफ्तर में सीमा हैदर से पूछताछ हुई और इसे ATS के SSP लीड कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में दोबारा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइस जारी की, जहां किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ट्विटर पर यात्रियों को उन मार्गों की जानकारी दी जा रही है जहां जहां अभी भी जलभराव है। इसके साथ ही आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजघाट में जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आगामी LAHDC कारगिल चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए एक प्री पोल अलायंस बनाने का फैसला किया। दोनों दलों के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व मंत्री और वरिष्ठ NC नेता कमर अली आखून और पूर्व CEC और विधायक हाजी असगर अली करबलिया ने संबोधित किया। सीटें आपसी सहमति से समान रूप से वितरित की जाएंगी। हाजी असगर अली करबलिया ने कहा कि ये गठबंधन बीजेपी और RSS की ताकत के खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि आज कौंसिल के इलेक्शन जो है हमारे सर पे है और कौंसिल के इलेक्शन जो है अब कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो यानी इलेक्ट हमारी कौंसिल जो करने वाले हैं और हमारे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। इसी वजह से जो है आज हम लोगों ने काफ़ी यानी कुछ हमारी मीटिंगें चली कांग्रेस के दरमियान और हमारे दरमियान, जैसे कांग्रेस के अहदेदारों के दरमियान। तो आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम आज जो है आज के जो इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो है हम लोग साथ चलेंगे और साथ में जो प्री पोल यानी आपको पोस्ट पोल जो है हमारी इलेक्शन की जो है हम लोगों ने ये मुआहदा हमने की है और साथ साथ में जो चलने की जो हमने आहद की है। और हम लोगों ने 3 पॉइंट पे जो हमारी एग्रीमेंट हुई आज तक। एक बार जो है हम लोग साथ चलेंगे, चाहे आपके इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले हो, साथ ही चलने की जो है हमने एक वादा किया है और इस पे हम सब चलेंगे। करगिल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातब होने आज हम आपके बीच में हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्त और समय आ चुका है कि हमें न सिर्फ करगिल की तरक्की के लिए बल्कि पूरी लद्दाख की तरक्की के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना है। किया है कि आज के बाद दोनों मिलकर आने वाली कौंसिल के इंतखाबात में एक ऐसा मजबूत कोलिशन कौम को पेश करेगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।